हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा है डे 14। अगर आपने पीछे की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप पीछे की वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बेटा, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है, अगर आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो यूजफुल लगता है, तो गाइस प्लीज डू लाइक द वीडियो प्लस सब्सक्राइब अवर चैनल। हमारे बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो बेटा मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कैन नॉट बी यूज। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हम किस चीज में यूज नहीं कर सकते। तो आपको पता है बेटा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है, 20,000 हर्ट्स होती है। लेकिन ह्यूमन ईयर जो हमारा बेटा सुन सकता है वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्ज तक ही वो सुन सकता है। तो जब बेटा ह्यूमन सुन ही नहीं सकता इस फ्रीक्वेंसी को, तो हम उसके ह्यूमन ईयर की फंक्शनिंग को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बेटा यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इट इज इजी टू स्लाइड लाइटर ऑब्जेक्ट देन हैवियर ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं कि एक हल्के ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना आसान होता है एक भारी ऑब्जेक्ट से। तो ये बात तो सही है, सबको पता है। फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा अगर बताओ मुझे, फ्रिक्शन अगर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मुझे इससे पता चलता अगर मेरा मास बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए। करेक्ट, अगर मेरा मास बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि 2 kg बॉक्स को उठाना, 2 kg बॉक्स जो है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा या 10 kg के बॉक्स में ज्यादा होगा फ्रिक्शन। किसको मूव करना इजी है, 2 kg के बॉक्स को या 10 kg के बॉक्स को? 2 kg के बॉक्स को। तो बेटा यानी कि वजन कम होने पे, मास कम होने पे फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या है, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लाइकली टू हैव अ लीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनमें से बेटा लीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके अंदर होता है, तो बेटा जो एरिया हमारे ऊंचाई पे, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होगा वही हमारा वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होगा। और बेटा जो सबसे कम, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है वो है ले। कौन सा एरिया है, ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से बेटा कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहते हैं कि भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बिना गैमेट्स के, यानी कि पेरेंट गैमेट और आप जो आपके पेरेंट्स के जो गैमेट्स होते हैं बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के होता है। इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहाँ पे बेटा गैमेट के फ्यूजन की जरूरत होती है वो कहाँ होता है, पेरेंट्स की बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता। All the plants reproduce by asexual reproduction, whereas animal by sexual reproduction। ये कहते हैं कि आपका जितने भी प्लांट्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से आपका रिप्रोड्यूस करती हैं, जबकि एनिमल्स आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विविपोरस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड अनफर्टिलाइज्ड एग। विविपोरस, बेटा आपको पता है, मैंने बताया था एग्स जो होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, विविपोरस करते हैं या ओविपोरस करते हैं। तो हमने बताया था बेटा, ओवी जो हमारे ओविपोरस होते हैं वो एग्स को, अनफर्टिलाइज एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है इन ऑल विविपोरस ऑर्गेनिज्म, जितने भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं बेटा, विविपोरस ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये देखो ये स्टेटमेंट तो बेटा क्लियरली गलत है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेड टू, देखिए हमें एक हीटिंग एलिमेंट बनाना है, हमें क्या बनाना है? हीटिंग एलिमेंट बनाना है, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर का। तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? तो मैंने आपको बेटा एक बात बताया, देखिए अगर हमारी हीट होगी, सीधी सी बात है, जब हमारी इस एलिमेंट के अंदर हीट जाएगी तो ये मेल्ट होने की कोशिश करेगा। अगर मेरी हीट ज़्यादा जाएगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया? हमें इस वायर को, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रखना पड़ेगा? हाई। क्यों? जिससे कि मेरी इसके अंदर जितनी भी करंट चली जाए, जितनी भी हीट चली जाए, हीट जनरेट हो जाए, ये टूटे ना। दूसरा, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या करता है? रजिस्टिविटी क्या करता है बेटा? हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उन्हें रोकता है। अब एक बात बताओ, अगर इसका रजिस्टिविटी लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का तो फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे रुकेंगे ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रुकेंगे तो इसमें हीट और एनर्जी कैसे जनरेट होगी? तो इसलिए रजिस्टिविटी भी कैसी होनी चाहिए? हाई। तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड थिन इन शेप। जो मसल सेल्स होती हैं लॉन्ग होती हैं और कैसी होती हैं? पतली होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये है बेटा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो ये दोनों ही बातें कैसी हैं? आपकी सही है, और रीजन भी इसका बेटा सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, कोई स्किप हुआ है क्या क्वेश्चन? हाँ, ये रहा। ओके, तो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इन इट्स इमेज ऑन अ प्लेन। देखिए, ये मैं एक सरफेस मानती हूँ, ये मेरा क्या है? प्लेन मिरर है। दिस इज माई प्लेन मिरर। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट माना, और जितनी दूरी पे ये है बेटा उतनी दूरी पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। अभी कहते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? पूरी की पूरी 10 सेंटीमीटर है। करेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज मूव फॉरवर्ड। अब ऑब्जेक्ट मेरा आगे की तरफ आया। कितना आगे आया ऑब्जेक्ट? 2 सेंटीमीटर से। अब मेरा 2 सेंटीमीटर से बेटा ऑब्जेक्ट आपका आगे आया, यानी कि ये भी 2, यहाँ से भी 2 आएगा। जब दोनों तरफ से 2 2 आया तो टोटल कितना हुआ? 6। जब दोनों तरफ से 2 2 आया तो टोटल हुआ 6। इन्होंने पूछा है बेटा डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, यानी कि हमसे ये डिस्टेंस पूछा गया है। तो बेटा जब 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कितना होगा? 3। कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि दो कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं जिन्हें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करा गया है बेटा? रखा गया है। आपको पता ही है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमारे दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को रखा गया है। इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट करा गया है, बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया है। तो आप इनमें से क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे? तो बेटा आप क्या देखेंगे? बबल्स आर फॉर्म्ड एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नहीं बेटा, जो हमारा कॉपर है डिपॉजिट होता है आपका कैथोड पे, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। बबल्स हमारे कैथोड पे बनते हैं, ना कि एनोड पे बनते हैं। और कॉपर हमारा बेटा कैथोड पे डिपॉजिट होता है, ना कि एनोड पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी योर। जो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है that bubbles are formed at positive electrode. Okay guys, wait for a second, let me clear this with the activity. तो बेटा इसका आंसर होगा that bubbles are formed at positive electrode. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पे बबल्स होंगे और कैथोड यानी कि कॉपर डिपॉजिट होगा।
राइट, यही है बेटा कि बबल्स कहाँ पे बनेंगे, इलेक्ट्रोड पे बनते हैं, और कॉपर किस पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के बारे में बेटा कौन सी बात सही नहीं है। तो बेटा थंडरस्टॉर्म के बारे में जो बात सही नहीं कही गई वो ये है कि जो स्पीड होती है विंड्स की वो थंडरस्टॉर्म में ज़्यादा होती है साइक्लोन से। तो बेटा सबको ही पता है कि साइक्लोन्स में विंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा बेटा वो रीजन जो कि जियोलॉजिकली ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा हम सेस्मिक जोन। वो पॉइंट जहाँ पे सेस्मिक वेव ओरिजिनेट होती हैं उसे बोलते हैं सेस्मिक फोकस। और बेटा वो पॉइंट जो कि वर्टिकली उस ओरिजिन के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी और इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोला गया है। अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है पहले आधा घंटा, और बाकी का आधा घंटा वो 45 किलोमीटर की स्पीड से। डिस्टेंस बेटा आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहली स्पीड कितनी है 60, टाइम क्या है 0.5 प्लस उसके बाद स्पीड कितनी है 45 इंटू 0.5। सो योर आंसर विल बी 52.5 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ये कहते हैं ए जो है उसने बी और सी को डिस्प्लेस कर दिया, तो यानी कि ए क्या है, बी एंड सी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट व्हेन पुट इन सॉल्ट सोल्यूशन डी, अगर मैंने डी में रखा देयर इज नो रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या है, डी मेरा ए से भी स्ट्रांग है। बी डिस्प्लेसेस सी, बी ने क्या करा, सी को डिस्प्लेस कर दिया, तो यानी कि बी स्ट्रांग है किससे, सी से। तो इन्होंने पूछा है बेटा सेकंड मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव क्या है, ए। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वैक्सीनेशन एक प्रोसेस होता है इम्यूनाइजेशन का, जो क्या करता है, इम्यूनिटी जो होती है पर्सन की उसे डेवलप करता है किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट। तो वैक्सीन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही कही गई है। तो वैक्सीन में क्या होता है बेटा, एक लाइव और एटेन्यूएटेड जर्म होता है, एटेन्यूएटेड मतलब वीक, तो वो हमारी बॉडी को बेटा नुकसान नहीं देता, तो ये बात तो सही है। वैक्सीन जो होता है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, जो कि वो किसी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट लड़ती है, सही बात है। वैक्सीन हमारे सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, नहीं बेटा एनिमल्स को भी वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। वैक्सीन्स के अंदर एंटीबायोटिक होते हैं जो जर्म्स को किल कर देते हैं, नहीं बेटा वैक्सीन्स के अंदर एंटीबायोटिक नहीं होते। वैक्सीन्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, आपका बेसिकली जर्म होता है, ठीक है, जो क्या करता है हमारी बॉडी को तैयार करता है आने वाले मतलब बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमें हेल्प करता है। वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट सिर्फ वायरल नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि वायरल डिजीज के लिए हो, इट कैन बी एनी बैक्टीरिया वायरस पैथोजेंस किसी भी सबके अगेंस्ट ये वर्क करती है वैक्सीन। ठीक है, तो बेटा आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नाइलॉन इज यूज टू मेक पैराशूट्स। नाइलॉन का किस लिए यूज किया जाता है बेटा, पैराशूट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो किस नाइलॉन की किस प्रॉपर्टीज की वजह से पैराशूट्स बनाने, अब देखिए आपको हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी लगेंगी जो नाइलॉन की होती हैं, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा हमें उन प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना है जिसकी वजह से हम नाइलॉन को यूज करते हैं पैराशूट्स बनाने के लिए। तो बेटा पैराशूट्स बनाने के लिए नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इलास्टिक होता है और फायर से बचाता है, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर होता है बेटा, शाइनी भी होता है, रिंकल फ्री भी होता है, बट वी विल नो, विल नॉट गो विद दैट। ओके 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 ओके, सो बेटा देखिए हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस,
वही अगेन, बट हमें उन रीजंस को चूज करना है जिसकी वजह से हम इसे पैराशूट बनाने में यूज करते हैं। तो लाइट होता है, ये भी एक अच्छा रीजन है बेटा। लाइट है, ये भी गुड है। स्ट्रॉन्ग भी होता है, इलास्टिक भी होता है, फायर रेजिस्टेंस भी होता है। अगर बेटा मेरे पास ABCD होता तो मैं चूज करती, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं जाऊंगी बेटा ऑप्शन ABC के साथ। ठीक है, ABC के साथ मैं जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे फायर एंड एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लाइटर होती है ऑक्सीजन से, जो कि कट ऑफ कर देती है। देखिए क्या होता है, ये बात सही है कि हम फायर से बचने के लिए लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, विच इज राइट। कार्बन डाइऑक्साइड लाइटर होती है ऑक्सीजन से, नहीं बेटा ऑक्सीजन से लाइटर नहीं होती। बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करती है, कंबशन का काम करती है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाती है, जो उसे ब्लैंकेट करने का काम करती है। ठीक है, बट उसको इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को नहीं रोकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डेंसर होती है किससे, ऑक्सीजन से, विच इज वाई इट इज इफेक्टिवली सेटल्स ओवर अ फायर। फायर पे बेटा सेटल हो जाती है और ऑक्सीजन को कम कर देती है। तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैक्टीरिया आर ट्रू। बैक्टीरिया के बारे में बेटा कौन कौन सी बातें सही हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहली बात कि वो आपके जो हर्बीवोर्स होते हैं उसमें जो सेलुलोज होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दे एड इन डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स, सबको पता है बेटा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स को बनाने में यूज करते हैं, बिल्कुल, ये तो एवरीवन। केक के प्रिपरेशन में बेटा बैक्टीरिया नहीं ईस्ट यूज होता है, अल्कोहल के प्रिपरेशन में भी ईस्ट यूज होता है, और बैक्टीरिया का यूज होता है बेटा ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में बायोगैस प्लांट्स में। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, A B C and F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉल्ट का यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह पिकल्स में, क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, सॉल्ट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, मॉइस्चर को कम कर देता है, जिससे जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है कि जब हम दो अनचार्ज बॉडीज को एक साथ रब करते हैं तो वो कैसे एक्वायर करते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे बेटा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जब हम कोई दो अनचार्ज बॉडी को आपस में रब करते हैं तो उनके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा, आपको ब्लड सेल्स बताए हैं और शेप बताया है। मैंने आपको बताया था कि डिस्क शेप किसकी होती है, RBC की। चेंज कौन करता है शेप, WBC। और क्लोटिंग में कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स। So option number 2 will be your right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो इन्होंने बोला है कि बेटा एक वाटर है लार्ज कंटेनर में जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। अनीता ने दो बीकर्स को फिल करा, बीकर A और बीकर B। ठीक है, एक 250 ml का बीकर है, एक 750 ml का बीकर है। तो इसमें से कौन सी बात सही है, तो बेटा हमेशा याद रखेंगे, मेरे पास मान लीजिए दो बीकर है। ठीक है, अब टेम्परेचर बेटा हमेशा याद रखेंगे, टेम्परेचर होता है वाटर का, टेम्परेचर किसका होता है, वाटर का। तो दोनों ही बीकर में 50 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा, दोनों ही बीकर में 50 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। लेकिन जो हीट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे। हीट किस पे डिपेंड करती है, मास पे। जितना ज्यादा मास या क्वांटिटी होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होगी, हीट होगी। तो अगर मेरा 250 ml है, यहाँ 750 ml है, तो हीट किसकी ज्यादा होगी, इस वाले बीकर की ज्यादा होगी। तो टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा, अमाउंट ऑफ हीट सेम नहीं होगी। जो टेम्परेचर होगा वाटर का कम है, नहीं टेम्परेचर सेम होगा, और जो ए के अंदर हीट होगी वो कम होगी किससे, बी से। तो बेटा ये सही है, A and D, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन ऑर्डर टू प्रमोट
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन लर्नर्स, लर्नर्स के अंदर हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट करना है। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू, उनको बेटा किस चीज की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की या डिस्कवर करने की कंसेप्ट थ्रू एक्सप्लोरेशन। अच्छा ये क्या, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना तो ठीक है, लेकिन जैसे बुक में दे रखा है वैसे नो, एक्स्ट्रा क्लासेस इज नॉट द सोल्यूशन, लर्निंग सॉफ्टवेयर इज नॉट द सोल्यूशन। एक ही आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर 2, डिस्कवर कंसेप्ट थ्रू एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्किल्स होता है साइंस में। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ऑब्जर्विंग इन साइंस, ऑब्जर्विंग को लेके बेटा कौन सी बात सही है, ऑब्जर्विंग के अंदर हमारा क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली सीइंग, सिर्फ देखने ही ऑब्जर्वेशन है, नहीं, सुनना भी एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो सिर्फ सीइंग ही हमारा ऑब्जर्वेशन के अंदर नहीं आता। ठीक है, इट हेल्प्स इन गैदरिंग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ये बात सही है कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने में हमें मदद करता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इट वॉज डिस्क्राइबिंग व्हाट इट इज, बिल्कुल ठीक है बेटा, कि क्या है डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। इसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, जरूरी नहीं है, तो बी सी एंड डी विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉलेज इज ट्रू, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है, साइंटिफिक नॉलेज सब्जेक्ट टू periodical रिवीजन इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, बिल्कुल सही बात है, अगर बेटा नए एविडेंस आते हैं तो साइंटिफिक नॉलेज में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं होती, गलत बात है, ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड होती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करने पे फोकस करती हैं, ऐसा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइंस क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स हैं जिनकी डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल्स हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर पैरिटी एंड ऑब्जेक्टिव, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, भैया सबसे बढ़िया काम होता है कि बच्चों के हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्शन दो और असेसमेंट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डेवलप रैशनल थिंकिंग अ साइंस टीचर में अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, अगर बच्चों के अंदर रैशनल थिंकिंग डेवलप करनी है तो एक साइंस टीचर सारी प्रैक्टिसेस करेगा, किसको छोड़ के, आप बताइए बेटा, ये तो आप खुद बता सकते हैं। अवॉइड डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल, हमें बेटा कंट्रोवर्शियल सोशियो साइंटिफिक इश्यूज को नहीं डिस्कस करना है। While teaching the topic electricity, a teacher noticed that कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को लेके, तो इस कंटेक्स्ट में टीचर को क्या करना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था बेटा, उन आइडियाज को टीचर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए, उनको बेटा ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज का यूज करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए बच्चों की इन आइडियाज को, कुछ ऑल्टरनेट स्ट्रेटजीज का यूज करके, कभी अवॉइड इग्नोर नहीं करना, और बच्चों को ये भी नहीं कहना कि तुम गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स मेटा कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है बेटा खुद की जो स्ट्रैटेजी होती है प्रोजेक्ट के अंदर उसको क्या करना, रिफ्लेक्ट करना, मतलब खुद के जब हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर एंगेज होते हैं तो मेटा कॉग्निशन हमारा प्ले में आता है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस को सोचता है, कैसे इवेलुएट करता है, अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में क्या सोचता है, अप्रोचेस के बारे में क्या सोचता है, मतलब खुद की जो थिंकिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में सोचना, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में सोचना, अपने अप्रोचेस के बारे में सोचना ही क्या होता है, मेटा कॉग्निशन होता है, और वो कब होता है, जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कंस्टिट्यूट अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडालॉजी इन साइंस, तो जेंडर पेडालॉजी रिस्पॉन्सिव पेडालॉजी स्ट्रेटेजी किस में है बेटा, जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज को यूज करना है क्लासरूम में, बाकी तो जेंडर सेंसिटिव रिस्पॉन्सिव पेडालॉजी मुझे नहीं लग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion in historical context of the concept in science should be presented in the textbooks. It promotes student understanding of science as social enterprise, दोनों ही बात बिल्कुल ठीक है बेटा,
हमें क्या करना चाहिए कि जो हिस्ट्री का कंटेक्स्ट है, मतलब किसी भी कंसेप्ट है उसका हिस्ट्री भी हमको दिखाना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से किसी भी चीज़ का हमारी सोसाइटी से कैसे रिलेशन होता है, या लोगों से किस तरीके से वो रिलेटेड होती है। सो गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट इज। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट साइंस क्लासरूम के अंदर कंसेप्ट को समझना क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, कि लर्नर क्या करे बेटा। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है यानी कि बच्चा खुद से चीज़ों को सीखेगा। रिसीव, रिप्रोड्यूस, रिकॉल, तीनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, ये कभी भी आपके सिलेक्ट नहीं होंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।